ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था उस लेक्चर में हमने ये सर्च कर लिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, राइट। आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस करेंगे। दो तरह के डीएनए स्ट्रक्चर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एक केमिकल स्ट्रक्चर और एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका जो यूनिवर्सल मॉडल है, यूनिवर्सल मॉडल वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। इसके लिए इनको विल्किंस के साथ नोबेल प्राइज भी दिया गया, जो एक कंबाइंड नोबेल प्राइज था, 1962 में दिया गया। बच्चों यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि जो ये मॉडल है वो बी डीएनए का था। एक्चुअली बच्चों यहाँ पर हम जो भी स्टडी करेंगे, जो भी डाटा डिस्कस करेंगे वो रिगार्डिंग बी डीएनए होगा। डीएनए के टाइप्स होते हैं ए डीएनए, बी डीएनए, सी डी ई डीएनए, है ना। तो जो बी डीएनए है वो लिविंग डीएनए होता है, मतलब ये लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पर इसी डीएनए के रिगार्डिंग डाटा डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सल मॉडल गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। वॉटसन क्रिक ने जो ये मॉडल दिया था वो कंप्लीट मॉडल विल्किंस और फ्रैंकलिन की स्टडी पर बेस्ड था। मतलब जो डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी की थी वो की गई थी विल्किंस और फ्रैंकलिन के द्वारा और एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हुए। ये दोनों इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, करेक्ट। फर्स्ट मैं अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि यूनिवर्सल मॉडल किसने दिया था, तो जवाब रहेगा वॉटसन और क्रिक ने, करेक्ट। कौन से डीएनए का मॉडल था? बी डीएनए का, जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी किसने की? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एनालिसिस किसने किया? तो वो किया था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। इसके लिए इन्होंने क्या टेक्निक यूज की? तो इसका जवाब है एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं इस तरह से क्वेश्चन पुट कर रहा हूं कि वॉटसन और क्रिक का मॉडल किसकी स्टडी पर बेस्ड था? ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो किसकी स्टडी पर बेस्ड था? तो वो था विल्किंस और फ्रैंकलिन की स्टडी के ऊपर बेस्ड था ये पूरा मॉडल। इज दैट क्लियर? और इनको नोबेल प्राइज भी कंबाइंड दिया गया था, राइट। अब अपन कुछ पॉइंट्स लेते हैं रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, तो एक एक पॉइंट्स को हम बात करते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। सबसे फर्स्ट है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। मतलब कि डीएनए जो है उसके दो स्ट्रैंड होते हैं इस तरह से। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ आ गई डबल हेलिकल। तो डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीएनए के बोथ स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। तो इस चीज को भी क्लियर करते हैं हम। एक्चुअली बेटा इसको मैं इजी समझाऊं तो ऐसे कर सकता हूं कि डीएनए के जैसे ये दो स्ट्रैंड हैं, तो यहां पर 3' 5' और यहां पर 5' और 3' मतलब 3' के ऑपोजिट 5' है, 5' के ऑपोजिट 3' है। दैट इज एंटी पैरेलल, दैट इज एंटी पैरेलल। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको समझते हैं। और ये 3' 5' क्या है ये भी आपको समझ आएगा। देखिए बच्चों, इस तरह से ये मैंने शुगर डिजाइन की, राइट।
दैट इज शुगर। ठीक है बच्चों, शुगर का ये 5वां कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है, यहाँ फॉस्फोरिक एसिड बाइंड हो जाएगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर में हम और बढ़िया इसे एक्सप्लेन करेंगे, बाकी मैं बेसिक आपको बता चुका हूं। इसीलिए ये यहाँ पर 5 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर कार्बन है, तो यहाँ भी फॉस्फोरिक एसिड बाइंड हो जाएगा। अब ये देखिए बच्चों, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सपोज करते हैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह बेटा ये कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते जाएंगे, करेक्ट। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आप देखिए कि इस डायग्राम में ये शुगर का एक एंड कभी तो बचेगा ना, कभी तो लास्ट पॉइंट होगा ही, तो ये एंड कौन सा, ये 5वां कार्बन है, तो इसलिए इसे 5' एंड बोलेंगे। और यहाँ ऑलवेज फॉस्फेट ग्रुप होता है। और अब जो ये इनिशियल शुगर थी, इसका ये देखो 1 2 3 नंबर, कौन सा कार्बन है, 3 नंबर। यहाँ पर ये कौन सा एंड हो जाएगा, 3' और यहाँ पर OH ग्रुप होता है। अब अगर इस स्ट्रेंड को देखा जाए तो ये स्ट्रेंड क्या बन गया बच्चों, 3' एंड, और ये क्या बन गया, 5' एंड, करेक्ट। अब अगर मैं इसी तरह से सेकंड शुगर डिजाइन, सेकंड के एक स्ट्रेंड हुआ है, सेकंड स्ट्रेंड को डिजाइन करूं तो वो इस तरह से होगा। करेक्ट, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और यहां पर फिफ्थ कार्बन है, ये थर्ड कार्बन, फिफ्थ, थर्ड, तो यहां पर ये फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। अब देखो T है, T के साथ क्या बाइंड होता है, A, G के साथ C और A के साथ T, राइट। अब देखिए बच्चों कि ये यहां पर जो बच गया हमारा, ये 3' एंड है, 1 2 3, तो ये 3' एंड हो गया और 3' पर हमेशा OH ग्रुप होगा। यहां पर कौन सा बच गया बेटा, 5' और 5' पे कौन सा होगा, फॉस्फेट। अब अगर इस स्ट्रेंड की बात की जाए तो ये स्ट्रेंड क्या होगा, 3' 5' और ये इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डीएनए के 2 स्ट्रेंड डिजाइन हो गए, करेक्ट है ना। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए आप इसी को कि एक स्ट्रेंड का 3' दूसरे का 5', इसका 5', इसका 3', मतलब दोनों स्ट्रेंड एंटी पैरेलल, पैरेलल जरूर है लेकिन ये एंटी है। अब मैं आपसे यहां पर एक लॉजिकल क्वेश्चन पुट कर रहा हूं कि डीएनए के जो ये दोनों स्ट्रेंड एंटी पैरेलल है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये एंटी पैरेलल क्यों है। तो ये एंटी पैरेलल क्यों है, आपको इस डायग्राम में ये देखना है कि ये पूरा शुगर की अरेंजमेंट के कारण हुआ है। यहां शुगर की पोजीशन ये है और यहां पर शुगर की पोजीशन इस तरह से इनवर्स है, तभी तो एंटी पैरेलल हुआ। मतलब एंटी पैरेलल होने के लिए पूरी तरह से जो जिम्मेदार है वो अरेंजमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो एंटी पैरेलल के लिए क्या है, अरेंजमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है, वहां पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये समझ आ गया, पहला टॉपिक क्लियर हो गया, डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, दूसरा कि बोथ स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। अब आगे देखो, बोथ स्ट्रैंड शोज एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब इसका क्या मतलब है, ये पोलैरिटी है, देखो एक स्ट्रैंड पर 5' है, दूसरे पर 3' है, यहाँ पर 3' है, यहाँ पर 5' है, ये पोलैरिटी है, यानी एंटी पोलैरिटी है। 3' के सामने 5' और 5' के सामने 3'। बात समझ आ गई आपको ये भी, ओके। अगला टॉपिक देखिए अपना, कह रहे कि शुगर इज बैकबोन मॉलिक्यूल, शुगर इज बैकबोन मॉलिक्यूल। सही बात है कि ये जो शुगर है
ये बैकबोन मॉलिक्यूल है। क्यों बैकबोन मॉलिक्यूल है? देखिए कि शुगर के साथ ही नाइट्रोजन बेस बाइंड हो रहा है और शुगर के साथ ही फॉस्फोरिक एसिड बाइंड हो रहा है। सपोज करिए कि अगर शुगर ना होती तो ना ही तो नाइट्रोजन बेस बाइंड हो पाता, ना ही फॉस्फोरिक एसिड बाइंड हो पाता, और ना ही न्यूक्लियोटाइड बनता, और ना ही डीएनए की स्ट्रक्चर बन पाती। बात क्लियर? तो शुगर क्या होगा हमारा? बैकबोन मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इनर साइड ऑफ शुगर फॉस्फेट चेन नाइट्रोजन बेस। बहुत आसान है ये। देखिए ये देखो, पहले तो ये इसको ध्यान से मेरे साथ समझना। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, यानी डीएनए के की जो स्ट्रेन होता है उसमें शुगर फॉस्फेट चेन होती है। इस तरह से शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये डीएनए की चेन है, स्ट्रेन की चेन है इस तरह से। अब इस चेन के अंदर की तरफ कौन है? नाइट्रोजन बेस। ये अंदर की तरफ आ गया। बाहर की तरफ कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। और बीच में कौन है? शुगर। करेक्ट? ध्यान से समझिए, नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ, फॉस्फोरिक एसिड बाहर की तरफ, और शुगर बीच में आ गई है। करेक्ट? तो अब देखिए, इनर साइड ऑफ शुगर फॉस्फेट चेन इज नाइट्रोजन बेस, आउटर साइड ऑफ शुगर फॉस्फेट चेन इज फॉस्फोरिक एसिड, एंड शुगर एक्ट एज सेंट्रल मॉलिक्यूल, यानी शुगर सेंट्रल मॉलिक्यूल होगी। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके ओके। अब देखिए बच्चों, आपने ये पढ़ा होगा कि डीएनए के साथ हिस्टोन बाइंड होती है और बनता है क्रोमोसोम। ये पढ़ा है? हिस्टोन नाइट्रोजन बेस के साथ आकर बाइंड होती है। तो डीएनए के साथ हिस्टोन बाइंड होती है, वो कैसे होती है? वो तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए पे चार्ज है नेगेटिव और हिस्टोन पे चार्ज है पॉजिटिव, तो बाइंड तो हो जाएगा। लेकिन वो कितने डिग्री एंगल पे बाइंड होती है? क्योंकि हम मॉलिक्यूलर डाटा पढ़ रहे हैं, तो ये 30 डिग्री एंगल पर बाइंड होती है। डीएनए का जो हेलिक्स है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स की, उनकी 30 डिग्री एंगल पर आकर कौन बाइंड होती है? हिस्टोन। और जहां हिस्टोन बाइंड होती है या हिस्टोन जैसी कोई लार्ज प्रोटीन बाइंड होती है, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको मेजर ग्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर ग्रुव। तो मेजर ग्रुव वो पार्ट है जहां पर हिस्टोन जैसे सब्सटेंस बाइंड होते हैं। राइट? इसी तरह डीएनए के स्ट्रक्चर में माइनर ग्रुव्स भी होती हैं। राइट? ये ग्रुव जहां बनती है जहां पर कोई प्रोटीन, कोई अदर सब्सटेंस आकर बाइंड होता है, वहां पर ये ग्रुव्स बनती है। तो ये ग्रुव्स दो तरह की होती है, मेजर ग्रुव और माइनर ग्रुव। राइट? यहां तक बात समझ आई आपको? मैं रिपीट कर देता हूं, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस बात को आप इस तरह से समझा सकते हो। राइट? बोथ स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। ये मैंने बताया है कि 5 डेज के सामने 3 डेज और 3 डेज के सामने 5 डेज, तो दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। दोनों स्ट्रैंड पोलैरिटी शो करती है। पोलैरिटी का मतलब भी यही है कि 5 डेज के सामने 3 डेज होगा और 3 डेज के सामने 5 डेज होगा। करेक्ट बच्चों? शुगर बैकबोन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर की तरफ नाइट्रोजन बेस है, बाहर की तरफ फॉस्फेट है, शुगर बीच में है। करेक्ट? समझ आया एकदम अच्छे से? हिस्टोन बाइंड होती है 30 डिग्री एंगल पर, वहां मेजर ग्रुव्स बनती हैं और ऐसी माइनर ग्रुव्स भी डीएनए में होती हैं। बात क्लियर है? यहां तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद ये बहुत इजी पार्ट है। डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत आसान है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर में हम इन सब चीजों को पूरा डिटेल में लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो सारा पार्ट हमारा केमिकल स्ट्रक्चर का रह जाता है। अब इधर देखो, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अगर बच्चों हमें कुछ मॉलिक्यूलर डाटा भी देना है, डीएनए में क्या होता है बच्चों? इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, इस तरह से हेलिक्स होती है डीएनए के अंदर। ये एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स का पिच है ये पूरा, यानी अगर हम इस तरह से ले
ये एक हेलिक्स का पिच माना जाए। ये पूरा का पूरा जो ये एस लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ये एक हेलिक्स है, ये पूरी की पूरी एक हेलिक्स मानी जाएगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, इसको बच्चे एक हेलिक्स कह देते हैं। ये नहीं है एक हेलिक्स। एक हेलिक्स का मतलब है कि जहां पर पूरा ये एक टर्न बनेगा, पूरा एक टर्न बनेगा, पूरा एक पिच बनेगा, पूरा का पूरा एक घुमाव बनेगा पूरा का पूरा, तो ये एक हेलिक्स यहां से यहां तक कंसीडर होगी, राइट। एक घुमाव जो पूरा होता है उसको एक हेलिक्स कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी हेलिक्स होगी, तो हम किसी एक हेलिक्स का डाटा लेते हैं, तो उसके आधार पर बाकी सारा डाटा कंपेयर होगा। तो हेलिक्स समझ के क्या चीज है आपको, ये पूरा एक घुमाव जो है वो हेलिक्स है। अब देखो डीएनए की एक हेलिक्स जो होती है उसकी विड्थ 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, या इसे 2 nm बोलेंगे, राइट। मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा आपको। हेलिक्स समझ गए ना क्या होता है, एक पूरा घुमाव होता है। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो एक हेलिक्स है इसकी विड्थ जो है ये वाली, ये 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। यानी इस एंड से लेकर इस एंड तक की जो ये विड्थ है वो कितनी है, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है। दोनों बाहरी सिरे से अपन बात करें, इज इट क्लियर। इसकी जो लेंथ है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, या इसे 3.4 nm बोलेंगे। लेंथ कहां से कहां तक होगी, ये पूरा घुमाव कंसीडर होगा, तो ये हो जाएगी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और विड्थ कितनी हो गई, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके अंदर अप्रोक्स 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने, 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बेस पेयर समझ गए ना, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन, इस तरह ये 10 बेस पेयर होंगे, करेक्ट। और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इनके बीच अब एक बात बताइए, लेंथ कितनी है 34, बेस पेयर कितने हैं 10, तो 34 डिवाइड बाय 10, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3.4, तो ये हो जाएगी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसको अगर एनएम में लिखेंगे तो 0.34 एनएम बन जाएगी, करेक्ट। तो बच्चों विड्थ 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, लेंथ 34, नाइट्रोजन बेस 10 बेस पेयर है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड ये हो जाएगा आपका 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। इज दैट क्लियर, ये समझ आया आपको। अब इसमें डीपर क्वेश्चन क्या आ सकता है वो देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। अब देखो बेटा कि ये तो बाहर वाले एंड के बीच में डिस्टेंस है, यानी फॉस्फेट एंड 5' एंड से 3' एंड के बीच का ये डिस्टेंस है। लेकिन हाँ, इसको आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि फॉस्फेट डिस्टेंस बताइए, या फॉस्फेट के ऑपोजिट तो OH होता है ना, तो इनके बीच में डिस्टेंस बताइए, ये तो हो जाएगी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो विड्थ बतानी है सॉरी। और अब अगर आपको बताए कि शुगर से शुगर के बिटवीन बताओ, शुगर से शुगर के बिटवीन, तो शुगर के और शुगर के बिटवीन देखेंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये होता है 11.1 आर्मस्ट्रॉन्ग के करीब। और अब अगर आपको बोला जाए कि नाइट्रोजन बेस का बताइए, तो नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बिटवीन है ये 2.8 to 3.0 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर, तो ये भी आपको डाटा ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट। अब एक क्वेश्चन और है, हालांकि वो केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं। डीएनए की विड्थ जो है वो कांस्टेंट रहती है, डीएनए की विड्थ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हेलिक्स की विड्थ क्यों रहती है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करता है। क्या करता है,
कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग, और इस बाइंडिंग में क्या बनते हैं, H बॉन्ड। तो जो ये कॉम्प्लीमेंट्री H बॉन्ड बनते हैं, इसी वजह से ये विड्थ कांस्टेंट रहती है। कैसे, देखिए ये निश्चित है कि A बाइंड होगा T से, G बाइंड होगा C से, तो अगर T है तो A से बाइंड होगा, C है तो G से बाइंड होगा। मतलब ये बाइंडिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा नहीं है कि A C से बाइंड होगा, ऐसा नहीं है कि G T से बाइंड होगा। तो ये बाइंडिंग जो है बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसी लेंथ में बनेंगे, तो ये जो विड्थ है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखना है। करेक्ट, यहां तक बात समझ आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक बात है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, क्या न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये सब हमारा केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट है, वहां पर हम पूरा डिटेल से इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। अब एक थोड़ा और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करवाई जा सकती है आपसे। अब बच्चों डीएनए की लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लियोटाइड चेन ही तो डीएनए बनाता है ना, तो जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, लेंथ होगी। तो इस लेंथ का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, दैट इज फॉर्मूला। अब मैं अगर ह्यूमन जीनोम की बात करता हूं, सपोज करो मैंने ह्यूमन जीनोम की, ह्यूमन डीएनए की लेंथ कैलकुलेट मैं आपसे करवा रहा हूं, तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन के डीएनए में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 6.6 into 10 की पावर 9 बेस पेयर। इज दैट क्लियर, ये तो पढ़ा है हमने। अब ये बताओ कि दो के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, अभी हमने देखा कितनी होती है, 0.34 nm, ये होती है ना डिस्टेंस दो के बीच में। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.34 into 10 की पावर -9 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको अपन यहां पे लिखेंगे 0.34 into 10 की पावर -9 मीटर। करेक्ट, जब बेटा इनकी कैलकुलेशन करोगे तो ये डाटा आ जाएगा आपका अप्रोक्स 2.2 मीटर। सो दैट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, 2.2 मीटर। बात क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो इस तरह अगर आपको लेंथ कैलकुलेशन कराई जाती है तो आप ये कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में अगर आपको लेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछे तो भी निकाल सकते हो आप। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन डिस्टेंस। करेक्ट, तो ये तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है ना, तो इसको आप करेंगे। ठीक है, समझ आया आपको एकदम अच्छे से। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना, मैं आपको होमवर्क देता हूं कि इक्वलाई डीएनए की लेंथ 1.36 mm है, तो फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपको एक करना है, राइट। मैंने बता दिया है आपको कि लेंथ मैंने दिया हुआ है ना, डिस्टेंस यही रहेगी, ठीक है, और फिर आपको इसे कैलकुलेट करना है, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट करने हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, राइट। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। इसके बाद हम लोग बच्चों अब एक बहुत ही मेजर पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वहां से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और वो मेजर पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या लेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो हो गया है हमारा, अब हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। करेक्ट, और इससे बहुत ही हमें बारीकी से करना है, क्योंकि यहां से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, राइट। बच्चों डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो भी सेम क्वेश्चन रहेंगे हमारे। पहले हिस्ट्री का ध्यान रखना है। जो यूनिवर्सल मॉडल है वो दिया गया है वाटसन और क्रिक के द्वारा।
तो 1953। क्लियर? केमिकल स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस है यानी पूरी स्टडी है उसका क्रेज जाता है चारगाफ को। 1950 में इन्होंने पूरा केमिकल स्टडी किया था। बच्चे समझ आया आपको? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एनालिसिस विलिकिंस ने किया था, फ्रैंकलिन ने किया था, जबकि केमिकल स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस है वो चारगाफ का है। करेक्ट? समझ गए? और मॉडल जो है वो किसका है? वॉटसन और क्रिक का है। ठीक है बच्चों, ये बात तो क्लियर है कि डीएनए का जो केमिकल कंपोजिशन है वो 1931 में ही दे दिया गया था। एक लेवाइस एक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। इसकी स्ट्रक्चर में 3 चीजें हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। करेक्ट? डीएनए में जो शुगर होती हैं वो कौन सी हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। यू नो वेरी वेल, है ना? तो ये केमिकल कंपोजिशन है डीएनए की स्ट्रक्चर का। तो हम इनको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। जब ये तीनों बाइंड होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, तो ये पूरा हम इसमें मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ते हैं और वो टॉपिक है हमारा चारगाफ रूल। चारगाफ रूल बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यो समझिए कि आज हम केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट 1 ही पढ़ेंगे, मतलब आज हम इसको आधा डिस्कस करेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चारगाफ रूल जो है वो क्या है इसको समझिएगा। चारगाफ रूल 2 तरह के हैं, एक है बेस इक्विलिब्रियम रूल, बेस इक्विलिब्रियम रूल, और दूसरा है बेस रेशियो रूल। तो ये 2 रूल हैं जो चारगाफ ने दिए थे, एक है बेस इक्विलिब्रियम रूल और एक है बेस रेशियो रूल। क्लियर? अब ये रूल क्या है इनको समझते हैं। फिलहाल थोड़ा रिवाइज कर लें। यूनिवर्सल मॉडल वॉटसन और क्रिक का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल स्ट्रक्चर का एनालिसिस बाय चारगाफ, जबकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एनालिसिस, हाँ बोलिए ना, विलिकिंस। एक बार एआईपीएमटी में क्वेश्चन पुट किया गया था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटेड विद चारगाफ, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटेड विद चारगाफ। तो जैसे एक स्टेटमेंट था कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। एक स्टेटमेंट क्या था कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। दूसरा स्टेटमेंट था कि हेलिक्स की विड्थ 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट था कि डीएनए में प्यूरीन एंड पायरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड is 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये 4 स्टेटमेंट थे, पूछा गया था विच ऑफ द स्टेटमेंट रिलेटेड विद चारगाफ। अब आप देखिए बच्चे कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो दिस स्टेटमेंट डन बाय विलिकिंस, तो इसको हटा दीजिए। हेलिक्स की विड्थ, विड्थ ये भी किसका है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी चारगाफ से संबंधित नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये भी चारगाफ का नहीं है। लेकिन प्यूरीन एंड पायरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं। प्यूरीन और पायरिमिडीन क्या है? नाइट्रोजन बेस, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस बाय चारगाफ। तो फिर ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग हो गया? चारगाफ के रिगार्डिंग हो गया। तो ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, कोई बहुत ज्यादा टफ टास्क है नहीं। करेक्ट? तो थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में करने की जरूरत है, राइट? तो वापस आते हैं हम ये सारी बात करने के बाद। आज हम
चारगाफ रूल देखेंगे। इसके ऊपर बहुत बार मेडिकल एग्जामिनेशन में और सीबीएसई लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। पहला रूल है बेस इक्विलिब्रियम रूल। लेकिन ये रूल बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, चारगाफ रूल किस पर अप्लाई होगा? ये ओनली अप्लाइड फॉर dsDNA। dsDNA बोले तो डबल स्टेट डीएनए, राइट? ये अप्लाई नहीं होता है, डू नॉट अप्लाई फॉर आरएनए, एसएस डीएनए, एसएस बोले तो सिंगल स्ट्रैंड, और डी नेचर डीएनए। डी नेचर का मतलब जो डैमेज हो गया है, जो मेल्ट हो गया है, जो डैमेज हो गया है, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, मैं रियल बताता हूं, सिमिलर क्वेश्चन पुट अप हुआ था, करेक्ट? ऐसे आया था कि चारगाफ रूल किस पर अप्लाई होता है? चारगाफ रूल किस पर अप्लाई होता है? ऑप्शन था डीएनए, डीएस, एसएस डीएनए, आरएनए, है ना? तो इस तरह से एक मान लो, नन ऑफ दीस मान लो, नन ऑफ दीस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डीएस डीएनए, करेक्ट? लेकिन अब मैं एक बात और बता, देखो मोस्ट ऑफ द आरएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड, मोस्ट ऑफ द आरएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड, इसलिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये फोर्स कर दिया गया है कि डीएस आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड, सीधा आरएनए लिखना लिखा हुआ है तो आपको नहीं सेलेक्ट करना, लेकिन अगर डीएस आरएनए लिखा हुआ है तो सेलेक्ट कर देना है आपको, राइट? क्योंकि जहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है वहां पर ये अप्लाई होगा चाहेगा, करेक्ट? अब इसमें अगर मैं ये करता डीएस आरएनए और यहां पर करता मैं आरएनए, अब देखो डीएस डीएनए, डीएस आरएनए, एसएस डीएनए और आरएनए। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी, ये वाला है, करेक्ट? तो ये आप इस चीज को ध्यान रखें, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब चारगाफ के रूल क्या है, आइए उनको देखते हैं। पहला रूल क्या है? बेस इक्विलिब्रियम रूल। ये बेस इक्विलिब्रियम रूल क्या है? ये कहता है कि एडेनिन प्लस गवानिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, राइट? कैसे बच्चों, इसको समझिए ना। ये देखो आप मेरे बात सुनो, ये डीएनए है ना, तो एडेनिन किससे बाइंड होगा? थाइमिन से, गवानिन साइटोसिन से, साइटोसिन गवानिन से, थाइमिन एडेनिन से। कॉमन सेंस है यार, जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे ही होंगे, और जितने गवानिन होंगे उतने क्या होंगे? साइटोसिन होंगे, क्योंकि गवानिन है तो वो बाइंड जरूर हुआ है किससे? साइटोसिन से, है ना? तो बेस इक्विलिब्रियम रूल कहता है कि A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C। अब A प्लस G क्या है? प्यूरिन, और T प्लस C क्या है? पायरिमिडिन। तो प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन, जितनी प्यूरिन होगी उतनी ही पायरिमिडिन होगी। यानी ये अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और लैंग्वेज है इसकी, देखिए, A प्लस G अपॉन T प्लस C इज इक्वल टू 1। सही बात तो है? अरे जितने A होंगे, अब सपोज करो कि A 20 है, G 30 है, सही बात है? तो कॉमन सेंस है यार, जितने A होंगे उतने तो T होंगे, तो T भी क्या होंगे? 20, और जितने G है उतने C होंगे, तो ये भी क्या होंगे? 20, तो 50/50 इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? समझ गए ये बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक? तो ये अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन है, राइट? तो इसमें लैंग्वेज का ही क्वेश्चन आ सकता है कि बेस इक्विलिब्रियम रूल क्या है, या चारगाफ का रूल क्या है। ऐसे दिया कि A प्लस T इज इक्वल टू G प्लस C, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन A प्लस T, A प्लस G नॉट इक्वल्स टू T प्लस C। तीसरा है A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पहले दोनों प्यूरिन है, फिर दोनों पायरिमिडिन है, तो ये वाला सही ऑप्शन होगा, ये गलत है, ये गलत है, करेक्ट? तो इस तरह के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब एक ऐसा भी है कि A प्लस G इज इक्वल टू U प्लस C, क्या ये सही है? हाँ, अगर डीएस आरएनए में होता है ना यूरेसिल, तो अगर डीएस आरएनए है तो ये बात सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रूल को भी आप सही कह सकते हैं। अगर ऐसा आ जाए
कि a प्लस जी अपॉन यू प्लस सी, और अगर ds आरएनए है, डबल स्ट्रैंड आरएनए है, तो इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ये सही है, समझ गए? अगर ds आरएनए है तो, राइट? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दैट इज द बेस इक्विलिब्रियम रूल, ठीक है? अब इस बेस इक्विलिब्रियम रूल पर क्या आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आपको ये बोल दिया गया कि कोई डीएनए है, इसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड 120 बेस पेयर है। कितने हैं? 120 बेस पेयर है टोटल। एडेनिन are 20, then find out गवानीन। गवानीन को आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन आ गए, कोई चिंता की बात नहीं है, देखो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रफली सॉल्व कर देखो, टोटल 120 है। पहले तो आप देखो एडेनिन 20 है, तो थाइमिन कितने होंगे? 20 होंगे। अरे भाई एडेनिन अगर 20 है तो थाइमिन 20 होंगे ना, क्योंकि A is equals to T, राइट? तो एडेनिन 20 है तो थाइमिन भी 20 होंगे। तो अब A प्लस T कितना हो गया हमारे पास? 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, यानी एडेनिन और थाइमिन हमारे पास 40 हो गए। अब टोटल कितने थे? 120। 120 में से एडेनिन थाइमिन 40 हो गए, तो फिर अब हम क्या करेंगे? जो हमारे टोटल न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें से माइनस कर देंगे A प्लस T। तो 120 माइनस 40 बराबर कितना बचा? 80, है ना? तो अब 80 हमारे पास क्या है? 80 हमारे पास G प्लस C है। ये बात तो सही है, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, A प्लस T हमने निकाल लिया, तो अब बचे 80। 80 क्या है? G प्लस C है, और ये भी बराबर बराबर होंगे, तो 80/2 कर दीजिए। तो 80/2 करेंगे तो 40, यानी गवानीन भी 40 और साइटोसिन भी 40। तो गवानीन की वैल्यू पूछी थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है ना? तो एक तो इस तरह की लैंग्वेज है जो मैंने आपको बताई, ठीक है? इसी तरह देखो एक और क्वेश्चन में आपसे आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं। एक क्वेश्चन में देखो, आपको ये बोला गया है कि एडेनिन 18% है। एडेनिन 18%, सुन रहे हैं? सो फाइंड आउट साइटोसिन। साइटोसिन को आपको फाइंड आउट करना है कि वो कितना है। अब ये है देखो, अब देखो परसेंट है ना, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करोगे? तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल न्यूक्लियोटाइड 100 मानते हैं, परसेंटेज है ना, तो 100 का 18% लिया है हमने, है ना? अब ये देखिए कि एडेनिन कितना है? 18, तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू T होता है ना? तो फिर अब 100 माइनस A प्लस T कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 हो जाएगा। तो 36 बराबर कितना बच गया हमारे पास? बेटा बोलो, मैं कमजोर है मेरी, थोड़ी जल्दी बोलो आप लोग। 64 क्या? 64। तो अब ये 64 जो है वो क्या होंगे? ये गवानीन प्लस साइटोसिन होंगे। ये बचे हुए क्या होंगे? गवानीन प्लस साइटोसिन होंगे। तो अब 64/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो 32 ही गवानीन है और 32 ही साइटोसिन है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट? समझ आया आपको एकदम अच्छे से? तो इस तरह से आपको ये करना है, राइट? तो ये दो तरह की लैंग्वेज है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन 2017 में आया था शायद, आई होगा ना? तो इस तरह की आपको मैंने प्रैक्टिस करा दी, राइट? ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। अब आप बताइए कि बेस इक्विलिब्रियम रूल समझ आया आप सबको? बेस इक्विलिब्रियम रूल क्या होता है? एडेनिन प्लस गवानीन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू पायरेमेटिन। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस B अपॉन T प्लस C इज इक्वल टू 1, दैट इज बेस इक्विलिब्रियम रूल। और इसके बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके बाद आता है आपका बेस रेशियो रूल। बेस रेशियो रूल ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि A प्लस T अपॉन G प्लस C, इनका जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी फॉर सिमिलर स्पीसीज। समझिएगा इस बात को।
एक स्पीशीज की वैल्यू एक जैसी रहेगी, अलग अलग स्पीशीज की वैल्यू अलग अलग रहेगी। समझ आ रहा है आपको? बात समझ आ रही है मेरी बात कि इनका रेशियो इस बार a प्लस जी नहीं है, समझना। इस बार क्या है? a प्लस टी। अरे बेस इक्विलिब्रियम में क्या था? a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर क्या देखो, a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, इनकी जो वैल्यू आएगी वो एक स्पीशीज के लिए एक जैसी होगी, डिफर इन डिफर स्पीशीज, डिफर इन डिफर स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज में इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब मुझे एक बात समझ आ रही है कि बेस रेशियो रूल का यूज हम जेनेटिक क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं, यूजिंग जेनेटिक क्लासिफिकेशन। यानी चार्गाफ का ये रूल क्लासिफिकेशन में भी यूज हो सकता है। यानी इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल सेम स्पीशीज का है और कौन सा इंडिविजुअल अलग स्पीशीज का है। जिनका रेशियो एक जैसा है वो सेम स्पीशीज के होंगे। यानी अगर सिमिलर रेशियो है तो वो सेम स्पीशीज के होंगे, लेकिन अगर डिफर रेशियो है तो वो डिफरेंट स्पीशीज के होंगे। करेक्ट? वैसे मैं इसमें एक चीज और बता दूं कि a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1 आ रहा है या इससे मोर देन वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये डीएनए 80 रिच डीएनए है, 80 रिच डीएनए है। यानी इस डीएनए में एडेनिन थाइमिन ज्यादा है, इस डीएनए में एडेनिन थाइमिन ज्यादा है। और ये डीएनए वो डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, इस तरह का। ये वाला डीएनए जो होता है वो 80। हमारा जो न्यूक्लियस डीएनए है वो 80 रिच डीएनए नहीं है, हमारा जो न्यूक्लियस का डीएनए है। करेक्ट? अब अगर ये आए कि a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आए, यानी 1 से कम आ रही है, तो इसका मतलब कि ये डीएनए जीसी रिच है। यानी इस डीएनए में गावानिन और साइटोसिन ज्यादा है। और ऐसा डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है। और सर्कुलर डीएनए जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? आपको बताया था मैंने, प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में। इनका जो डीएनए होता है वो क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये वाला जो डीएनए है सर्कुलर डीएनए, इसका a प्लस टी और g प्लस सी का रेशियो लेस देन बनाएगा। और ये जो हमारा डीएस सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियस का होता है, इसका रेशियो 1 या मोर देन बनाएगा। करेक्ट? बात समझ आई? तो ये मैंने चार्गाफ रूल आज आपको बताए हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे पूछ ले कि 2 सैंपल हैं डीएनए की, उनकी वैल्यू दे रखी है आपको, और पूछा जाएगा कि ये सेम स्पीशीज के हैं कि अलग अलग हैं, ऐसा पूछे तो आप रेशियो निकाल लेना। अगर वैल्यू एक जैसी आ रही है तो मतलब सेम स्पीशीज के हैं, और अगर दोनों सैंपल की वैल्यू अलग अलग आए तो मतलब ये डिफरेंट स्पीशीज के हैं। राइट? अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लेना, है ना। इसके बाद आगे जो केमिकल स्ट्रक्चर है हमारी, वो केमिकल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।